नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ओर से संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में कक्षा 7वीं के सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम चोल साम्राज्य के प्रशासन के बारे में समझेंगे, यानी चोल राज्य की शासन व्यवस्था कैसे चलती थी उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। चोल साम्राज्य में किसानों की बस्तियों को उर कहते थे और ये उर बस्तियां थी वो सिंचित खेती के कारण से बहुत संपन्न हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। चोल राजाओं ने नाडु के कामकाज की देखरेख के लिए वेल्लाल जाति के धनी किसानों को काम सौंपा। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेद वेलन यानी 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान RER प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। यानी चोल राजाओं ने धनी किसानों को उनकी सेवाओं के आधार पर विभिन्न प्रकार की उपाधियां पदवियां दी, जैसे मुवेद वेल, इन 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, RER यानी प्रधान, ऐसी कई पदवियां उनको दी। और केंद्रीय जो शासन व्यवस्था होती है उसके अंतर भी इन वेलाल जाति के धनी किसानों को कई महत्वपूर्ण पद चोल राजाओं ने सौंपे। इस प्रकार चोल साम्राज्य में धनी किसानों का वर्चस्व था और उसका वो हमेशा चोल राजा सम्मान करते थे। और ये धनी किसान राजा के कामकाज में और अपना हाथ बंटाते थे, उनका सहयोग करते थे, उनका विशेष प्रकार का और शासन व्यवस्था में नियंत्रण था। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले भूमि का जो प्रकार है वह है वेलन वगई, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, यानी ब्राह्मणों के अलावा जितने भी किसान हैं और जो भूमि के मालिक है उनको चोल अभिलेखों में वेलन वगई नाम दिया गया। चोल अभिलेख यानी उनके जो रिकॉर्ड थे उसमें भूमि की दूसरी श्रेणी थी ब्रह्मदेह, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। राजा महाराजाओं द्वारा ब्राह्मणों को जो भेंट दी गई भूमि है उसको चोल रिकॉर्ड के अंदर ब्रह्मदेह नाम रखा गया। तीसरा भूमि का प्रकार था शाला भोग, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि, यानी जिस भूमि का उपयोग विद्यालय के लिए रख रखाव के लिए तय किया गया है उसको शाला भोग कहते थे। यानी इस ज़मीन का उपयोग केवल अध्ययन के लिए विद्यालय के लिए ही हो सकता है, ऐसी भूमि को शाला भोग के नाम से उनके रिकॉर्ड में अंकित होती थी। चौथे क्रमांक पर भूमि का प्रकार है देवदान, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। चोल राजाए जो बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाने में प्रसिद्ध थे, तो उन्होंने मंदिरों को बनाने के लिए बहुत बड़ी ज़मीन भी राजा ही भेंट में देते थे। इसलिए मंदिर बनाने के लिए राजा के द्वारा जो भूमि भेंट की गई है उसको चोल रिकॉर्ड के अंदर देवदान
भूमि के नाम से अंकित किया जाता था। 5वां प्रकार है पलिश्चंदम, जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि। उस समय जैन धर्म भी अस्तित्व में था, तो जैन मंदिर है, जैन शिक्षण संस्थाएं हैं, जैन धर्मशालाएं हैं, उन सब के निर्माण के लिए भी भूमि दान में दी जाती थी। उनको पलिश्चंदम नाम से रिकॉर्ड में अंकित करते थे। जैन संस्थाओं को जो राजा दान में भूमि देते थे उनको वो पलिश्चंदम इस नाम से अंकित करते थे। अभी हमने चोल राजाओं द्वारा ब्राह्मणों को भूमि अनुदान का वर्णन समझा है। चोल राजा समय समय पर ब्राह्मणों को बहुत सारी भूमि दान में देते थे, जिसे ब्रह्मदेय कहते थे। और इस भूमि अनुदान के कारण से कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में बहुत सारी बस्तियां ब्राह्मणों की अस्तित्व में आई। अस्तित्व में आई का मतलब इतनी बस्तियां विकसित हो गई, बस गई, क्योंकि बहुत सारी ज़मीन राजाओं के द्वारा दान में दी जाती थी। इसलिए जो भूमि उनको दान में मिलती थी उस भूमि पर वो जाकर के अपना निवास करते थे, बस्तियां बसाते थे। इस कारण से दक्षिण भारत में बहुत सारी ब्राह्मण बस्तियां और बस गई थी। ये ब्रह्मदेय जो है, ब्राह्मणों को राजाओं द्वारा दी गई दान में भूमि है। ये ब्रह्मदेय की देख रेख भी प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामी ही करते थे। और इन ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा होती थी और सभाओं की बैठकें होती थी। उस बैठकों में निर्णय बहुत ही कुशलतापूर्वक लिए जाते थे, यानी सबकी सहमति से निर्णय लिए जाते थे, सबको पूछ करके लिए जाते थे। और इसके जो निर्णय हैं शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे, यानी हर बैठक का वर्णन और मंदिर की दीवारों में पत्थरों पर लिख देते थे। तो इनके निर्णय बहुत कुशलतापूर्वक यानी सबकी सहमति से बहुमत के आधार पर लिए जाते थे और इसके निर्णय दीवारों पर और हर बैठक के अनुसार पत्थरों पर खुदाई करके लिख दिए जाते थे। ऐसे शिलालेख जिसको बोलते हैं। एक नगरम संस्था थी व्यापारियों की, व्यापारी जो संगठन थे उसको नगरम बोलते थे। वो भी नगरम संस्था है, वो भी शहरों के अंदर और राजाओं के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करती थी, उनका सहयोग करती थी। राजाओं के कई प्रकार के कार्य वो नगरम के अधिकारी भी और संपन्न करते थे। इस प्रकार ये व्यापारियों की संस्था जो नगरम थी वो भी शहरों की प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करती थी। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। यानी ये तथ्य मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, किसमें? अभिलेखों में। और अभिलेख कहाँ मिले हैं? तमिलनाडु का एक चिंगलपुट जिला है जहाँ में उत्तर मेरूर है, वहाँ कुछ चोल राजाओं का अभिलेख मिले हैं। उस अभिलेखों में बहुत बड़ा वर्णन मिलता है कि ब्राह्मणों की सभा कैसे बनती थी, संगठन कैसा था। उसके अंदर ये वर्णन आता है कि अलग अलग प्रकार की विभिन्न समितियाँ होती थी। ब्राह्मणों की जो सभा थी उसमें अलग अलग प्रकार की समितियाँ होती थी। जैसे सिंचाई के कामकाज के लिए एक समिति हो गई, बाग बगीचों की देखभाल करने के लिए अलग समिति हो गई, मंदिरों की देख रेख करने के लिए अलग से समितियाँ थी। उस समिति में 8-10 लोग होते थे। ऐसे ही ब्राह्मणों की एक सभा में ऐसे विभिन्न कामों की देख रेख करने के लिए अलग अलग समितियाँ होती थी। ब्राह्मणों की सभा का सदस्य बनने के लिए कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। जो व्यक्ति ब्राह्मणों की सभा का सदस्य बनने के इच्छुक है, चुनाव लड़ना चाहता है, उसके पास में निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। पहली योग्यता है, इन लोगों के पास में ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है, यानी वो भूमि के स्वामी होने चाहिए और वहाँ से टैक्स मिलना चाहिए। दूसरी योग्यता है,
उन व्यक्तियों के पास में अपना खुद का घर होना चाहिए। तीसरी योग्यता, उनकी जो उम्र है 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और चौथी योग्यता है, उन्हें वेदों का ज्ञान भी होना चाहिए। इन वेदों के बारे में विद्वान व्यक्ति चाहिए। तो संपन्न व्यक्ति है, यानी उनका घर है, उनकी ज़मीन है और वेदों का ज्ञान यानी विद्वान है। 35 से 70 वर्ष की उम्र के बीच का होने का मतलब है परिपक्व उम्र का है, निश्चर व्यक्ति बोलते हैं, बचपना नहीं होना चाहिए। ऐसे परिपक्व उम्र का व्यक्ति और विद्वान व्यक्ति और संपन्न व्यक्ति, ये योग्यताएं जिसमें वो उसका सदस्य बन सकता है। पांचवी योग्यता है, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, यानी उनको अनुभव होना चाहिए, काम करने का अनुभव होना चाहिए, कोई काम करना आना चाहिए और वो ईमानदार भी होना चाहिए। छठी योग्यता है, यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता, यानी एक ही व्यक्ति लगातार समिति का सदस्य नहीं बन सकता। इस नियम के अनुसार समाज के हर वर्ग को, हर व्यक्ति को समिति में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसलिए उन्होंने नियम बना दिया कि 3 साल तक ही एक सदस्य समिति का सदस्य बन सकता है, फिर अगले साल वो नया सदस्य आना चाहिए। यानी एक व्यक्ति है वो समिति में 3 साल तक ही काम कर सकता है। और अंतिम योग्यता है, जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। यानी खाते जमा नहीं कराए हैं, इसका मतलब है भू राजस्व जमा नहीं करवाया है, तो ऐसे व्यक्ति भी समिति में चुनाव नहीं लड़ सकते और समिति के सदस्य नहीं बन सकते। इन योग्य व्यक्तियों का समिति में कैसे चुनाव होता था, इसकी एक प्रक्रिया थी जिसको हम आज की भाषा में लॉटरी निकालना कहते हैं। यानी इन सभी योग्य व्यक्तियों के नाम एक ताल पत्र के छोटे छोटे टिकट पर ऐसे नाम लिखे जाते थे। एक पत्र होता है ताल का, उसके ऊपर छोटे छोटे उसके टिकट बना दिए जाते हैं, उसके ऊपर एक व्यक्ति का नाम लिखा जाता है और इन सभी टिकटों को एक बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में रख देते हैं। फिर किसी एक छोटा लड़का जो है ना समझ है उसको बुलाते हैं और उस बर्तन में से हर समिति के लिए एक सदस्य के लिए टिकट निकालने को कहते हैं। जिस नाम का टिकट खुलता है वो व्यक्ति उस समिति का सदस्य चुन लिया जाता है। तो ये योग्यता के बाद में लॉटरी के द्वारा और उनका चुनाव कराया जाता था और इस चुनाव के द्वारा उनकी सभा का निर्माण होता था। तो इस प्रकार हमने चोल साम्राज्य की शासन व्यवस्था के बारे में समझा। यानी एक और होते थे ब्राह्मणों की बस्तियाँ, और के ऊपर नाडू होते थे और फिर ब्राह्मणों की बस्तियाँ कैसे विकसित हुई, ब्राह्मणों की समितियाँ जो बनती थी उसमें कैसे सदस्य होते थे, उन सदस्यों का चुनाव कैसे होते थे, ये सब हमने आज पढ़ने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय भारत।